नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी, और हम दोनों ही आपके सामने एक बार फिर ये नया शो लेकर आए हैं, संकट, सुरक्षा और स्वामी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले शो में हमने पाकिस्तान की बात की थी। इस शो में हम बात करेंगे चीन और ताइवान की। मामला ये है कि हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति जब से अमेरिका से अपने 10 दिन के दौरे से वापस आई हैं, तभी से ही चीन का पारा कुछ हाई है। और हाल ही में चीन ने अपनी 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल भी ख़त्म की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन ताइवान पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, और यही सवाल हमने आपके सामने इस हफ्ते रखा और आपने हमें इस पे सवाल भेजे। तो प्रवीण, शुरुआत करें इस एपिसोड की हमारे दर्शकों के सवाल से। चलिए, सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो आशीष चावला का है। वो पूछ रहे हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है, क्या हम यूक्रेन जैसी परिस्थिति देखने को मिलेगी हमें, या आप और क्या क्या विकल्प देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कल चीन और ताइवान का जंग हुए तो बहुत कीमती और बहुत ही ब्लडी वॉर होगा। ताइवान के पास, ताइवान की सेना बहुत एडवांस सेना है, उनके पास बहुत मिसाइल्स हैं, और ये याद रखिए कि चीन को ताइवान को इन्वेड करने के लिए समुंदर के ऊपर से अपने जहाज़ ले जाने पड़ेंगे, जिस वक्त उन पे लगातार हमला चलते रहेगा। चीन ने ये भी देखा है यूक्रेन वॉर से कि जंग में कोई गारंटी नहीं होती कि बड़ी साइड जीतेगी। ये मतलब कुश्ती नहीं है कि हमेशा 6 फुट का पहलवान जीत जाएगा। इसमें किस्मत, टैक्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। और चाइना काफ़ी हद तक समझ गया है कि हो सकता है कि जीत की जगह वो उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन तीसरी भी एक बात बहुत अहम है कि चीन और चीनी लीडरशिप के दिल में ये बात बैठी है कि चाइना का रीयूनिफिकेशन हो जाना चाहिए। अच्छा। उनकी हमेशा उम्मीद रही थी कि जैसे चीन एक अमीर और शक्तिशाली मुल्क बनता है, धीरे धीरे जैसे हांगकांग रीयूनिफाई हुआ था चाइना के साथ, ताइवान भी रीयूनिफाई हो जाएगा। लेकिन हालात वो नहीं बने हैं, और चाइना के स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में बहुत डर बैठा है कि आने वाले सालों में जैसे उनकी आबादी की एज बढ़ती है, जैसे उनकी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी स्लो होने लगती है, कि शायद ये मौका जो आज है वो हमेशा के लिए हाथ से निकल जाए। तो ये टेम्पटेशन तो उनके पास बहुत है। उनमें डर है कि यूएस जैसे दबाव बढ़ाएगा, कंटेनमेंट बढ़ेगा, तो एक ऐतिहासिक मौका छूट जा सकता है। तो क्या अभी वो चांस ले कि पीछे हट जाएं और शायद 50 साल 100 साल बाद इस इश्यू को दोबारा देखें? जी। उनमें पूरी तरह इस बात पे डिवीजन है। ओके। अगला सवाल पूजा का आ रहा है। वो पूछ रही हैं कि ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर भारत एक्शन लेता है तो क्या अरुणाचल में चीन की घुसपैठ पर भी इसका असर पड़ेगा? भारत क्या एक्शन लेगा, बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि भारत ने बहुत कोशिश की है ये दिखाने के लिए कि जबकि हमारे अपने प्रॉब्लम है चीन के साथ कई सारे, हम ना ताइवान के ना यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रीटी पार्टनर हैं। मतलब हमने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि कल उनका कोई जंग छिड़के तो हम वेस्टर्न पक्ष का या ताइवानीज पक्ष का की मदद करें। लेकिन ज़रूर इसकी चांसेस है कि चाइना कल जंग करे ताइवान पे, तो उसके हमारे पे बहुत हानिकारक असर पड़ेंगे। एक तो ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है, आजकल हर चीज़ कंप्यूटर चिप से जुड़ा हुआ है, और कोविड में ही जब कोई जंग नहीं था तो सेमीकंडक्टर चेन के जो डिसरप्शन हुए थे उससे भारत की इकोनॉमी पे, टेक्नोलॉजी सेक्टर पे बहुत हानिकारक असर पड़े, इनके दाम भी बढ़े। दूसरी बात है कि अगर जंग छिड़के तो दुनिया भर में तेल के और ईंधन के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ये रशिया के जंग के टाइम पे ही हमने देखा है कि कितना नुकसान हुआ है ऑयल प्राइसेस पे। चाइना के साथ ऐसे कल कुछ हुए तो इससे कहीं ज़्यादा असर पड़ेगा, और वो दूसरा एक असर पड़ेगा। तीसरा जो आपका सवाल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चाइना जंग में ये चाहेगा कि जब वो ताइवान पे के साथ या अपने समुद्री तट पे लड़ रहा हो तो उसके लैंड बॉर्डर्स जो हैं वो सुरक्षित रहे। तो हो सकता है अरुणाचल पे या लद्दाख में
जंग के पहले भी वो कुछ ऐसे एक्शन ले जिससे वो समझें कि भारत उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, या वो छोटा कोई हमला पहले करे ताकि भारत बैकफुट पे हो जाए। ये आर्गुमेंट ऑफ कोर्स उल्टा भी कर सकते हैं कि जिस वक्त वो अपने पश्चिमी साइड पे लड़ रहे हैं, वो पूर्वी साइड पे लड़ रहे हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि पश्चिम में भी कुछ गड़बड़ हो। लेकिन डेफिनेटली वो ये एक स्थिति बन जाएगी जिसमें भारत को नुकसान काफ़ी पहुंचेगा, चाहे जंग से पहुंचे या आर्थिक नुकसानों से। जी प्रवीण, भारत की रिएक्शन से जुड़े 2-3 सवाल है, लेकिन उससे पहले शिल्पी का सवाल लूंगी। वो पूछ रही हैं कि ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका जाने से चीन इतना क्यों भड़का हुआ है? चीन का कई सालों से, जब से रिचर्ड निक्सन साहब चाइना गए थे 1970s में, और चाइना और यूएसए का गठबंधन हुआ था या अलायंस सुधरे थे काफ़ी हद तक, उस वक्त वो सोवियत यूनियन को अलग करना चाह रहे थे, तो तब से अमेरिका ने स्वीकार किया है कि वो एक वन चाइना पॉलिसी मानता है। और ये एक कहने का तरीका है कि वो मानते हैं कि चाहे ताइवान अलग हो, ताइवान एक डेमोक्रेसी हो, ताइवान प्रैक्टिकली एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, फिर भी वो मानते हैं कि वो चाइना का हिस्सा एक दिन कभी बनना चाहिए। जी। जब यूनाइटेड स्टेट, इतने सालों में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ एक स्तर पे रखे हैं जहां वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं। ताइवान के जो डिप्लोमेट्स हैं जैसे वॉशिंगटन डीसी में, उनको वो अहमियत नहीं दी जाती जो पूरे सॉवरेन मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दी जाती है। भारत भी ताइवान की कोई एम्बेसी यहाँ मौजूद नहीं होने देता है। अब वहाँ के राष्ट्रपति किसी दूसरे मुल्क में अगर गए हैं और लीडर्स से राष्ट्रपति के स्तर पे माने गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, तो चाइना की ये फीलिंग है कि डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की तरफ एक कदम है। और कल ताइवान को यूएसए डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे तो बहुत सारे और मुल्क जो अभी ताइवान को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं देते, जैसे भारत, हो सकता है उसी कदम पे बढ़े। तो चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर दूसरे मुल्क ताइवान को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे तो उसके रिएक्शन में चाइना ताइवान पे कोई इकोनॉमिक एम्बार्गो कर सकता है या जंग के हद तक भी जा सकता है। जी। अगला सवाल जो है वो अलमीना का है। आपने इसी से ही जुड़ा जवाब दिया था, अभी फिर भी अलमीना का सवाल ले रही हूँ। पूछ रही हैं कि ताइवान और चीन के मामले में भारत को बोलना चाहिए, और अगर हाँ तो भारत का क्या रोल होगा? अलमीना जी, बहुत आपका अहम सवाल है जो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में, हाईएस्ट लेवल्स पे इस पे बहुत डिस्कशन होता है। एक हाथ पे भारत के इंटरेस्ट ताइवान से काफ़ी मिलते जुलते हैं। हम चाहते हैं कि ताइवान से हमारी आर्थिक रिलेशनशिप बढ़े। हम जानते हैं कि ताइवान के पास खासतौर से कंप्यूटर चिप्स की वो टेक्नोलॉजी है जिससे भारत का बहुत फ़ायदा हो सकता है। ताइवान हमसे बात भी कर रहा है चिप फैक्ट्रीज खोलने का, यहाँ वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आर्थिक रिलेशनशिप की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात है कि एक तरह से ताइवान उसी हालत में है जिसमें हम हैं। ताइवान आखिर अपनी इंडिपेंडेंस रखना चाहता है, चीनी धमकियों का शिकार है, जिस तरह हम अपने आप को चीनी धमकियों का शिकार महसूस करते हैं। दूसरे हाथ पे हम ये नहीं चाहते कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते उस हद तक बिगड़े जहां जंग छिड़क जाए या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस छिड़क जाए। आखिर हमारे इंपोर्ट्स चाइना से, जबकि हम बहुत गालियां निकाले गलवान क्राइसिस के बाद या डोकलाम क्राइसिस के बाद चाइना के बारे में बहुत बातें करें, लेकिन हमारी आर्थिक रिलेशनशिप उसके बाद मजबूत ही हुई है। चाइना आखिर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ सस्ते में बनते हैं, जैसे मशीन टूल्स जो हमें चाहिए। तो हमारे लिए भी एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, संकट है। और इससे निकलने का रास्ता अभी किसी को क्लियरली समझ नहीं आ रहा। एक हाथ पे हम वेस्ट के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, जो सब चाइना के अगेंस्ट जो अलायंस धीरे धीरे बन रही है, उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे के झगड़े में हम कहीं बीच में ना फंस जाए। अब क्या ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रहेगी
कि मजबूरन एक पक्ष या दूसरा पक्ष आने वाले सालों में हमें लेना ही पड़ेगा, ये वक्त ही बताएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल लूँगी आदित्य का, जो कि हमारे मेंबर है। आपको बता दूं वो काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें हर शो के लिए, हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ के लिए, सबके लिए हमें अपने सवाल भेजते हैं। तो इधर आज के एपिसोड के लिए उन्होंने सवाल भेजा है कि क्या आपको लगता है कि अगर चीन कोरिया के साथ युद्ध में शामिल होता है तो हो सकता है कि भारत इस मामले में न्यूट्रल अप्रोच ना अपनाए और साउथ कोरिया के खिलाफ चीन के एक्ट ऑफ वॉर के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि ये पहले से ही सीमा मुद्दों पर चीन के साथ संघर्ष में है। भारत के एशियन समर्थक देश जो हैं, जिसमें है जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, कई सारे और हैं, वो सवाल ये पूछते हैं कि भारत कल अगर हालत बिगड़े तो भारत बयानों के आगे जाने को तैयार होगा कि बस कंडेम ही करेगा कि ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं करेगा जी। और इसका जवाब देना, जैसे कि आप समझ सकते हैं आदित्य, आपने बहुत सारे हमारे दूसरे शो भी देखे, जैसे कि आप समझ सकते हैं, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि एक हाथ पे साउथ कोरिया के इकोनॉमिक रिश्ते हमारे से बहुत अच्छे हैं। अगर चाइना कल साउथ कोरिया पे हमला करे तो एक प्रेसिडेंट भी बनेगा, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे किया। सवाल ये उठेगा कि अगर सॉवरेन आज़ाद देशों पे सुपर पावर्स हमले करने लगे तो वर्ल्ड ऑर्डर का क्या होगा। कल भारत पे हमला करे तो भारत के समर्थन में कौन आएगा। लेकिन भारत को अड़ जाना जंग में ये भी बहुत कीमती होगा। आखिर हमारा वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है कि हमारे लोग जो हैं वो जल्द से जल्द गुर्बत से तरक्की की ओर बढ़े, और भारत की हमेशा ये इच्छा रही है कि वो किसी ऐसे सिचुएशन में ना फंस जाए जंग में या और किसी सिचुएशन में जिससे इकोनॉमी पे बहुत नुकसान पड़े और हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़े। तो मेरे ख्याल से भारत पूरी ये कोशिश करेगी कि ये हालात बने ही ना कि साउथ कोरिया के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन हो जाए। ऑफ कोर्स चाइना के पे भी ये सारे कंसिडरेशन लागू हैं, और ये ताइवान के केस में भी ये फैक्टर चाइना पे लागू है, क्योंकि ताइवान के और चाइना के, साउथ कोरिया के चाइना के, जापान के चाइना के, इनके आर्थिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, और अगर कल बात जंग तक पहुंच जाए तो चाइना को भी बहुत भारी नुकसान सहना पड़ेगा। कई लोगों का ये कहना है कि चाइना की पॉलिसी सेल्फ डिफीटिंग है, क्योंकि वो जैसे शी जिनपिंग के आने के पहले वो चुप बैठे रहते, अपने फ़ायदे का सोचते, तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते रहते उस पॉइंट तक जहां शायद वो अपने ताइवान के मकसद बिना गोली चलाए, बिना लड़ाई करे हासिल कर पाते। तो क्या पता आने वाले सालों में शी जिनपिंग के जाने के बाद दोबारा वो चाइनीज़ पॉलिसी बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल हाँ, एक ये सुपर नेशनलिज्म या अग्रेशन की लहर एक है चाइनीज़ पॉलिसी में, जिसके वजह पूरे रीजन में एक अस्थिरता बहुत पैदा हो गई है, और सवाल बहुत सारे, जैसे कि आपने सवाल पूछा, ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप अपनी स्क्रीन से दूर जाएं इससे पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी गुजारिश है। आपको बताना चाहूँगी कि द प्रिंट में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आप तक महत्वपूर्ण खबरें पहुँचा पाएँ, ऐसी खबरें पहुँचाएँ जो आपके जनजीवन से जुड़ी हों। इसलिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो कॉलमिस्ट हैं, उनकी पूरी ये कोशिश रहती है कि वो आप तक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ कवरेज पहुंचाएं, और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, रीडर्स हैं, वो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। अगर आप लेना चाहते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन तो उसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप उस पर ज़रूर नज़र डालिएगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमारा ये एपिसोड देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड की सारी कॉमेंट्स मैंने पढ़ी, आप सभी ने हमें खूब सराहा, इसके लिए उसका आप सभी से धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमें इस शो के लिए अपने सवाल भी भेजते रहें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाएं।